दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जालंधर में है, गदरी बाबाओं का मेला भरा हुआ है और हर साल ये 3 दिन मेला चलता है। देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पे आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अलग अलग देशों से लोग यहाँ देखने आते हैं और नाटक होते हैं, गीत होते हैं। प्रोफेसर सरोज गिरी हमारे साथ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस इनका सब्जेक्ट है और इनसे हम बात करना चाहेंगे कि राजनीतिक तौर पे आज भारत के अंदर जो माहौल बना हुआ है उसको कैसे देखते हैं। देखिए, भारत के अंदर में मुझे लगता है कि एक तरीके का वैक्यूम है। मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी जिसको इंडिया अलायंस बोलते हैं, जिसमें कांग्रेस है, फिर आपका वो लालू यादव का पार्टी है, फिर आपका अखिलेश वाला है, फिर डीएमके है वगैरह वगैरह, और जो रूलिंग पार्टी तो जानते हैं बीजेपी, आरएसएस वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि ये दोनों में एनडीए जिसको कहते हैं, ये दोनों ही अभी एक ऐसा फेज में ये लोग जा रहे हैं ना, ये लोग बिल्कुल खोखला हो गए। दोनों तरफ का मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और मुझे लगता है कि बीजेपी तो बिल्कुल ही आने वाले दिनों में, जैसे ऑलरेडी इनका जो एक तरफा इनको बहुमत मिलता था उससे ऑलरेडी ये गिर गए नीचे। अभी इनको कोलिशन बनाना पड़ा, बीजेपी को कम आया, वैसे 2029 में और कम आएगा, क्योंकि अब ये एक्सपोज हो गए। इवन जो मजदूर वर्ग जो थे, जो जिसको भक्त कहते हैं ना लोग हंस हंस के, मैं तो उनको कभी ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं किसी का खिल्ली नहीं उड़ाता हूँ, और खासकर नीचे के तबके के लोग का तो, लेकिन वो भी समझ रहे हैं मजदूर वर्ग जो भारत में है, जो मोदी को वोट करते थे, एक जो एक हिंदूवादी या राष्ट्रवादी उन्माद में आके, मुझे लगता है कि उनमें भी एक क्लैरिटी आ रहा है, और 2024 में भी बहुत आ चुका था। तो ये एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए क्या है ना, आप कितना ही प्रोपेगेंडा करें बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ कि ये फांसीवादी है, क्या है, वो ठीक है, वो अपने जगह में है, लेकिन मजदूर वर्ग या जो जनता जो है ना, वो अपने ढंग से, अपने अनुभव से वो धीरे धीरे समझ रहा होता है इस चीज को। तो वो प्रोसेस अभी चल रहा है, और मुझे लगता है कि 29 इलेक्शन में इनको बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, ऑपोजिशन के पास भी कुछ है नहीं बोलने का, बस ये इसके अलावा कि वो पूरा प्रजातंत्र गणतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, रिजर्वेशन को हटाना चाह रहे हैं, कास्ट सेंसस कभी नहीं कराएंगे, फिर तुरंत कास्ट सेंसस करा दिए, चूंकि वो बोल रहे हैं कि नहीं कराएंगे। तो ये जो चल रहा है, यानी कि किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। 2024 का चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस वाले बोले कि नहीं, हम नौकरी का है ना, हम लोगों का हक अधिकारों का है ना, कि इतना हर चीज का, सामानों का, ये चीजों का दाम बढ़ रहा है, ऐसा कॉन्क्रीट जो आर्थिक जो मुद्दा है उसको उठाएंगे, लेकिन फिर भी इनको उस ढंग से वोट नहीं मिला, है ना। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अपोजिशन बोल रहा है, राहुल गांधी बोल रहा है, या इंडिया गठबंधन बोल रहा है कि ये गणतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, इनकी नजर में गणतंत्र संविधान कौन सा है? लेकिन वो आदिवासियों पे नहीं बोलते हैं। नहीं, आदिवासी रुकिए, अभी आदिवासी में सिर्फ बोलने का जरूरत नहीं है ना। तो ये एक दिख रहा है कि दोनों खोखला है। तो फिर ये जो वैक्यूम जो है, अब इसमें क्या होगा, ये सवाल है हमारे सामने में। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको इसको जानना है तो एक मैं आपको दृष्टांत देना चाहूंगा। आपने आदिवासी बोला, उसमें भी आएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी चलयमान जो सामाजिक जो तबका अगर देखेंगे तो आदिवासी से भी ज्यादा दलित है। दलित और ज्यादा चलयमान है। दलित का आपको हर जगह प्रोटेस्ट दिखेगा। दलित एक बहुत ही एक्टिवेटेड एक तबका है, और इसलिए भी चूंकि वो शहर क्षेत्र में ज्यादा है और उसका विजिबिलिटी ज्यादा है, और इसलिए भी चूंकि वो अंबेडकर को लेके, और अंबेडकर इतना बड़ा एक इमेज है उनका, और आपको पता ही है ये सब, है ना, और संविधान को लेके भी वो करते हैं, और वो एजुकेटेड मिडिल क्लास में भी आते हैं अभी दलित, तो इसलिए उनका विजिबिलिटी है। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा एक चीज यहाँ करना चाहूंगा आपके सामने में, कि 2018 अप्रैल के महीना, अप्रैल 2018 में 2 अप्रैल को, हाँ, बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ, बहुत बड़ा मूवमेंट था। तो अप्रैल में वो था SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, उसको डाइल्यूट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, उसको लेके था। तो वो जो आंदोलन जो हुआ ऑल इंडिया स्ट्राइक में तब्दील हुआ,
आप याद कीजिए। हाँ, मुझे याद है। और बहुत इतना बड़ा आंदोलन। खतरनाक आंदोलन था वो। और देखिए इंडिया में ना जो स्टेट हर आंदोलन को इसलिए भी दबा कुचल सकता है आसानी से, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है। तो एक साथ आप हर एक प्रांत में आंदोलन नहीं कर पाते हैं, तो एक जगह में हो जाता है सीमित, तो वहां जाके पूरा क्रश कर देता है लेकिन ना? दलित कम्युनिटी लेकिन अप्रैल महीने 2018 में जो दलित आंदोलन जो हुआ, वो आपका मध्य प्रदेश का बहुत सारा जिले में कर्फ्यू लगा, पंजाब में इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड था, साउथ में हुआ, और महाराष्ट्र में तो प्रकाश अम्बेडकर ही इसको ये कर रहे थे। उस टाइप का आंदोलन, ये आपको मैंने एक दृष्टांत दिया, एक दूसरा भी दूंगा मैं आपको। दूसरा देखिए, और मैं आप किस टाइप का आंदोलन का मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडिया अलायंस के बाहर हो रहा है। देखिए एक जो चरित्र आपको समझना पड़ेगा भारत का डेमोक्रेसी के बारे में, यहाँ का जो अपोजिशन है ना, ये अपोजिशन अभी जो बना है, ये अपोजिशन कोई भी आंदोलन को या तो उसको उसमें जाके पार्टिसिपेट करके उसको हथिया लेता है और उसको खत्म कर देता है, नहीं तो जैसे आपने आदिवासी का बोला है ना, उसको इग्नोर मार देता है पूरा, या इग्नोर मार देता है, या कि है ही नहीं वो, या हथियाने की कोशिश करता है। हाँ, तो दो में तो ये वाला जो है, जैसे रोहित वेमुला का देखिए हथिया लिया, केजरीवाल भी पहुंच गया वहां आईसीयू में, राहुल गांधी भी पहुंच गया, सब लोग पहुंच गया वहां पे, उसको कब्जा करना है ना। तो जेएनयू वाला प्रकरण देखिए, उसमें भी राहुल गांधी जाके स्टूडेंट जैसा बैठा हुआ है वहां पे। अभी वीआई पूर्ण कुमार का देख रहा हूँ एडीजीपी की। लेकिन बावजूद इसके आंदोलन फिर भी अपने ही तेवर पे हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है इंडिया अलायंस के बाहर। यानी कि इंडिया अलायंस मतलब ये जो पूरा वामपंथी, ये लिबरल, ये जो सिविल सोसाइटी वाले, प्रोग्रेसिव वालों का जो एक खेमा है, जो एक संभ्रांत एक नेटवर्क है, एक संजाल है, उसके बाहर, चूंकि ये खत्म कर देता है किसी भी आंदोलन को, मतलब सपोर्ट भी करता है लेकिन खत्म भी करता है। वैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, अग्निवीर वाला आंदोलन स्वतः हुआ, वो किसी ने ऑर्गेनाइज की नहीं किया वो, और 4-5 घंटे में तो वो तो ट्रेन को आग लगा रहे थे। हम लोग दिल्ली के अंदर में आपके अच्छे सिविल सोसाइटी के लोग जब आंदोलन करते हैं, वहां एक रोड को 5 मिनट रोक के दिखाए तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो देखिए अग्निवीर का आंदोलन इतना दिन चला, इतना भीषण आंदोलन था वो। तो ऐसे बहुत सारा आपको मिलेगा। जो किसान आंदोलन भी है, हालांकि किसान आंदोलन में फिर सब जो क्या बोलते हैं, आंदोलन जीबी बोलते हैं ना मोदी जी, वो सब घुस गए, तो फिर उसका बहुत कुछ हुआ। फिर वो यूपी का 2022 का जो इलेक्शन था, मुझे नहीं लगता कि उसमें किसान आंदोलन का शीर्ष नेतृत्व को जाना चाहिए था चुनावी दलदल में, लेकिन वो वहां गए तो किसान आंदोलन का फिर एक दूसरा एक रास्ता पकड़ सकता था वो। देखिए जो नहीं पकड़ा, वो क्यों नहीं पकड़ा, वो भी हम लोगों को सवाल करना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो अभी वैक्यूम जो मैंने आपको बोला है ना, ये वैक्यूम में अभी इस टाइप का आंदोलन का संभावना है बड़े लेवल पे, इंडिया के लेवल पे। अब वो कब, कहां से, कैसे आएगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जैसे वैक्यूम बन जाता नहीं, है, वो वैक्यूम से कोई आंदोलन बना, बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है, वही तो, लेकिन वो कैसे, कहां से आएगा, कब आएगा, वो कहना अभी मुश्किल है। लेकिन सत्ता को बदल देगा या क्या पता नहीं क्या होगा, वो हमें नहीं पता है। चलेगा। एक छोटा सा, जैसे आपको बोलूं, अभी पेपर लीक को लेके बहुत सारा हो रहा है। अभी शायद उत्तराखंड में पेपर लीक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें उन लोग उसको, बिहार में भी चुनाव के अंदर बड़ा मुद्दा है पेपर लीक। हाँ, पेपर लीक, या कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर में जो बच्चे मरे थे, जो बेसमेंट में, जो बारिश के टाइम में, दिल्ली के अंदर में बड़ा आंदोलन था। इस टाइप का आपको लगेगा कि कोई भी पॉलिटिकल खेमे का वहां पे कोई अपना कंट्रोल नहीं है। इस टाइप का आंदोलन जो जेनजी नेपाल में भी किया, किसी का कंट्रोल में नहीं था वो। तो ऐसा मास वाला आंदोलन यहाँ हो सकता है, इसका यहाँ है। तो सिर्फ हमको इस कैंप में या उस कैंप में बैठ के ही देखना है, ये मठाधीशपना जो है, मठाधीश जैसा बिहेवियर है वो, कि हमारा खेमे का लोगों का है कि नहीं, किसका है, किसी का नहीं है, चलो छोड़ो उसको दबाओ, ये नहीं करना है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया का जो अभी सिचुएशन वो थोड़ा फ्लक्स में है। किसी के पास कोई, अभी बिहार का चुनाव देखिए ना, कोई एजेंडा नहीं है, किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार के इलेक्शन देख रहे हैं ना, 1 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, घर नौकरी दे रहे हैं, कहां से बजट आएगा नहीं आएगा कोई इस पे चर्चा नहीं है। अब देखिए प्रशांत किशोर वाला जो फेनोमेनन है, प्रशांत किशोर को मैं कैसे समझ रहा हूं ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हमको पता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ऐसा है जैसे वेदांता कंपनी हुआ,
वो बीजेपी को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, है ना। अब वो जो पैसा जो आता है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब इंडिया का डेमोक्रेसी का कैरेक्टर आपको क्लियर हो जाएगा इसमें से। तो बड़े बड़े कंपनी दे रहे हैं इनको, बड़े बड़े, या कुछ तो ऐसे भी कंपनी थे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की लिस्ट में किसी ने सुना ही नहीं था, वो एक लॉटरी कंपनी था, पता नहीं वो क्या कर रहा था, वो नाम ही नहीं सुना था किसी ने भी, वो सबको पैसा बांट रहा था, ठीक है ना। अब वो पैसा ये जो पॉलिटिकल पार्टी के पास आता है वो कैंपेन में यूज करता है। आपको पता ही है, एक एमपी का कॉन्टेस्ट करने के लिए 10 करोड़ 20 करोड़, आंध्रा तमिलनाडु में तो 50-100 करोड़ भी होता है। तो उसका एक हिस्सा आईपैक जैसा जो प्रशांत किशोर का था, है ना, वहां चला जाता है। तो प्रशांत किशोर ने वो सब पैसा लिया, जो कॉर्पोरेट्स ने आदिवासी को खत्म, वही आदिवासी में आ रहे हैं आदिवासी को खत्म करके, है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी को देता है, पॉलिटिकल पार्टी आईपैक को हायर करता है, तो वहां से प्रशांत किशोर के पास बहुत सारा पैसा आ गया। अब उस पैसे को लेके अब फिर प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अब मैं भी चुनाव में जाऊंगा समझ रहे हैं ना। तो यानी कि एक बहुत बड़ा बड़े पूंजी का इतना ज्यादा नियंत्रण है भारत का जो चुनावी प्रकरण में, कि मतलब इसका कोई इसका कोई इलाज ही नहीं दिखता है, और इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो करके प्रशांत किशोर अब गया है वहां, तो फिर वो कुछ एक सपना दिखाएगा जनता को, जो हम लोग उस टाइम बोल रहे थे ना कि डेमोक्रेसी एक ऐसा चीज है जो हमेशा अपना शेप बदलते रहता है। तो आप कभी भी उसको नहीं पकड़ पाते हैं कि अरे तू ये है, वो शेप अपना बदलते रहता है, पानी जैसा है वो, जिस कभी वो बॉटल में आता है, कभी कप में आता है, कभी खुले तालाब में, खुले तालाब में है कभी ये जो अपना रूप बदलते रहता है, ये जो क्या बोलते हैं, वो जो साधु बाबा लोग नहीं बोलते हैं, वो जो अपना ये करते रहते हैं, अपना जादू करते रहता है ना। तो इसलिए डेमोक्रेसी को आपको पकड़ के इसको हिलाना अंदर से बड़ा मुश्किल है। तो आप जो बोल रहे थे ना, जो आदिवासी का संघर्ष, वो अब इस डेमोक्रेसी को के साथ जूझ रहा है, वो जो हमेशा अपना रूप बदलते रहता है। जैसे नहीं हम लोग महाभारत रामायण में ये सब कहानी नहीं पढ़ते हैं कि वो भगवान विष्णु कभी क्या रूप अवतार धारण करता है, कभी क्या धारण करता है, उसमें जो है ना तो बामन का अवतार में आता है। फिर राजा बाली को, राजा बाली को बोलता है कि देखो मैं तो एक गरीब ही आदमी हूँ, मुझे ना थोड़ा सा तुमसे कुछ चाहिए था। तो ये तो बहुत दानी राजा था, राजा बाली। तो वो बोलता है, वो जो विष्णु बामन के अवतार में आया हुआ है ना, तो राजा बलि बोलता मांगी क्या मांगो, मांगो ना, जो मांगना है मांगो तो वो बोलता है कि हमको 3 कदम 3 कदम हमको जमीन चाहिए, मेरा पैर से हम 3 कदम मारेंगे, उतना जमीन हमें दे दो, ये राजा, ये दानी राजा, ये महाज्ञानी राजा तो बोलता है ले लो। जैसे वो ले लो बोलता है, तब ये बामन उसका असल अवतार में आ जाता है। तब विष्णु का विराट रूप बोलते हैं ना, विष्णु का विराट रूप बनता है एकदम। तो वो एक पैर में पूरा पृथ्वी खत्म, दूसरा छलांग मारता है, पूरा आकाश गया। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं महाराज बोलता है। तो महाराज क्या बोलते हैं, मेरे सर पे, मेरे सर पे रखो। सर पे रख के उसको पाताल लोक में खदेड़ देता है। तो वैसा हुआ असुर और आदिवासी। आपने आदिवासी का सवाल किया, आदिवासी को वो किया है उस ढंग से, अलग अलग रूप करके, छल करके, है ना, आदिवासी को नीचे खदेड़ दिया और उनको वहीं पे उनको दफना दिया। तो क्या इसमें पाताल लोक में मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन भी और एनडीए भी, जितना भी जो ये अलग अलग रूप में है डेमोक्रेसी के नाम पे, वो सभी छल कर रहे हैं आदिवासियों के साथ? नहीं, डेमोक्रेसी ही छल कर रहा है, सिर्फ ये तो एक्टर्स है ना, ये तो एक्टर्स हैं, कोई एनडीए है, कोई कांग्रेस है, कोई कभी किसी अवतार में आता, कभी कोई, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं उनके साथ वो किया। मेरा एक सवाल है कि आप पंजाब और सिर्फ इंडिया में नहीं है ये डेमोक्रेसी, बाहर में भी ऐसा ही है। जैसे अमेरिका को एग्जांपल देंगे तो अभी देखिए, ट्रम्प अभी मजदूर वर्ग का मसीहा बना हुआ है। ट्रम्प बोल रहा है कि हम टैरिफ इसलिए कर रहे हैं चूंकि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग सब चाइना चला गया और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सब हम लेके आएंगे तो हमारे अमेरिका के मजदूर वर्ग को मिलेगा। तो वो मसीहा बना हुआ है
यही है डेमोक्रेसी का। वो उसका नया नया मसीहा आते रहता है उसके सामने में। आदिवासियों का भी अब देखिए ना, नया नया मसीहा आ रहा है। अभी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? आदिवासी है। वहां देखिए, आपको आंसर मिल गया। मेरा एक सवाल है कि आप पंजाब में बैठे हो, आखिरी सवाल है आज के इंटरव्यू का, कि पंजाब में बैठे हो और सिखिज्म की कल्चर है, वो संघर्ष की कल्चर रही है, ऐसे ही कश्मीर की कल्चर है, आदिवासियों की कल्चर है, और इन कल्चरों पे दमन भी है। खासकर मैं इस उत्तर भारत की बात करूँ तो इन कल्चर पे दमन भी है और ये लड़ भी रही हैं। इनका भविष्य क्या देखते हो? अच्छा, जिंदा कैसे रहेंगे ये लोग? क्योंकि पंजाब ने भी झेला है उस दमन को, कश्मीर तो अभी भी झेल रहा है, और छत्तीसगढ़ में तो कह रहे कि मार्च के बाद तो वहाँ सब कुछ राम राज्य आ जाएगा। तो भविष्य क्या देख रहे हो? क्या कोई भविष्य में इनका गठजोड़ बन सकता है? मुझे तो लग रहा है, देखिए ज्यादा क्या है ना, जो बड़े पूंजी जो है ना, बड़े पूंजी सब खत्म कर रहा है। आपने पंजाब का जिक्र देख किया, पंजाब में भी वही है, लेकिन मैं आपको ना कहीं और लेके जाऊंगा। मैं आपको तमिलनाडु लेके जाऊंगा। तमिलनाडु इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके करके पार्टी है। डीएमके तो प्रोग्रेसिव मानते हैं लोग, सेक्युलर भी मानते हैं, और वो द्रविडियन ट्रेडिशन, एंटी कास्ट ट्रेडिशन भी है उनके पास। लेकिन डीएमके वहाँ पे, आप तमिलनाडु में जाके लोगों से बात करेंगे ना, तो वो डीएमके के बारे में बहुत आपको सुना देंगे कि डीएमके ये है, वो है, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि तमिलनाडु में भी बड़े पूंजी जो है ना, बड़े पूंजी का वहाँ कब्जा है। तो जहाँ बड़ा पूंजी चला जाता है ना, जैसे सैमसंग का फैक्ट्री में स्ट्राइक हुआ तमिलनाडु में, डीएमके जो अपने आप को प्रगतिशील कहता है, जो बीजेपी को फासिस्ट कहता है, आरएसएस को लताड़ता है कि ये हिंदुवादी है, कास्टिस्ट है, उस डीएमके सरकार ने पूरा सैमसंग का जो मैनेजमेंट है उसका साथ दिया। तो मुझे लगता है कि हर जगह आप देखेंगे ना, बड़े पूंजी ही सब ये हो रहा है। छत्तीसगढ़ आपने आदिवासी का बोला, वो भी बड़े पूंजी का खेल है। क्या है वो? कुछ आदिवासी लीडर्स आ गए हैं इस तरफ, और एक बार मोदी ने बोला कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एटीएम है। गलत का कहा या सही का? सोचिए इसके बारे में, क्या गलत कहे या सही कहे? मुझे तो ये लगा, उसमें आंसर ये था मेरा कि नहीं सिर्फ कांग्रेस का क्यों, हो सकता है आपका भी, सभी पार्टी का एटीएम छत्तीसगढ़ है। यानी कि आदिवासी को लूट के, आदिवासी का लूट मचा के, है ना। यानी कि देखिए, इसमें एक थोड़ा बारीकी वाला बात यह है, दलित का शोषण और आदिवासी का शोषण में क्या फर्क है, ये हमको थोड़ा ये सवाल उठाना पड़ेगा। उससे आपको ये भी आंसर आ जाए कि दलित क्यों संविधान करता है और आदिवासी क्यों नहीं करता है। आदिवासी भी करता है 6 शेड्यूल वगैरह, ग्राम सभा, ये वो, लेकिन जिस ढंग से दलित संविधान को अंगालता है वो पूरा, वो आदिवासी नहीं करता है। तो उसमें ये भी है कि पूंजी का संबंध आदिवासी का अलग है और दलित का अलग है। इस पे किसी और दिन खुल के बात करेंगे। और ये जो पूंजी का जो हम लोग बात कर रहे थे ना, भारत में पूंजी का, देखिए अगर ऐसे मजदूर वर्ग को अगर हम छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि मजदूर वर्ग तो ऑलरेडी पूंजी का एक डायरेक्ट शोषण में आता है। लेकिन अगर हम सोशल कैटेगरी, सोशल सेक्शंस, मतलब समाज के समूहों का बात करें, आदिवासी या दलित, उसमें फिर ये पूंजी के साथ इसका जो कॉन्ट्रडिक्शन है, अंदर विरोधाभास है, वो अलग अलग टाइप का है। और आदिवासी का बिना पूंजी का फैक्ट्री में कभी पैर रखे, दलित क्या है, वर्किंग क्लास बन जाता है। दलित वर्किंग क्लास बन जाता है। दलित तो रिजर्वेशन चाहता है, दलित तो नौकरी करना चाहता है। हाँ, दलित वैसे लोकेटेड है। और अम्बेडकर ने तो कहा ही था कि गांव वगैरह ये सब छोड़ दो, वहां बहुत ज्यादा कास्टिज्म है, शहर में आ जाओ। आदिवासी का ठीक उल्टा है। आदिवासी कह रहा है, आदिवासी है कि गांव में भी नहीं जाना, हम जंगल में रहेंगे। शहर तो दूर की बात है, शहर तो आदिवासी के लिए बहुत दूर की बात है। वो तो वहां पे हैदराबाद वगैरह में जाके, जो छत्तीसगढ़ से नजदीक पड़ता है, बॉम्बे दिल्ली थोड़ा दूर पड़ता है, वो तो हैदराबाद भी नहीं जाना चाहता है वहां मजदूर बनने के लिए। मतलब झारखंड का
आदिवासी थोड़ा अलग है। झारखंड का आदिवासी देखिए, दिल्ली वगैरह में देखिए, पूरा झारखंड का आदिवासी बहुत है वहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर है। लेकिन छत्तीसगढ़ का नहीं जाना चाहता। छत्तीसगढ़ का, खासकर बस्तर का नहीं जाना चाहता है। तो इसलिए पूंजी के साथ इनका जो संबंध है ना, अलग अलग। संबंध अलग अलग है कैरेक्टर। तो उस ढंग से भी हम समझ सकते हैं कि क्यों संविधान के प्रति इतना ज्यादा रुझान है दलित का और आदिवासी का नहीं है। फिर उसके साथ फिर जुड़ा हुआ है कि जो नक्सलवादी से जो निकल के आया कि हम संविधान को के बाहर रह के हम संघर्ष करेंगे। तो वो संघर्ष क्यों आदिवासी के साथ जाके फिर एक उसका एक गठजोड़ बना, ये भी इस सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। और दलित उस ढंग से नहीं जाता है, क्योंकि दलित कम दबा हुआ है ऐसा तो है नहीं, बल्कि कुछ महीने में आप कह सकते हैं कि आदिवासी फिर भी खुले में घूम रहा है वहां। दलित के ऊपर कदम कदम पे उसके ऊपर अत्याचार है, उसके ऊपर शोषण है दलित, समझ रहे ना। या जो दलित फिर जो वर्किंग क्लास बना हुआ है, जो एक अर्बन एक सेटअप में आ गया है, वो मैं पहले भी एक शब्द प्रयोग किया आपके साथ जब बात कर रहा था, चलैमान। जैसे दलित वो चलैमान है क्योंकि वर्किंग क्लास बन चुका है। इवन अम्बेडकरिज्म, अम्बेडकर का थॉट भी बॉम्बे में जो दलित मजदूरों के साथ हो रहा था वो देख के आया है ना। क्योंकि जो अम्बेडकर में जो रेडिकलिज्म, जो रेडिकल एलिमेंट जो है, वो सिर्फ गांव में दूर दराज इलाके में कैसे दलित समुदाय के लोग किस ढंग से कास्टिज्म को झेल रहे हैं, सिर्फ वो देख के नहीं आया। वो ये देखे वो कि जब मजदूर वर्ग बन के जब बॉम्बे जैसा एक मॉडर्न शहर में दलित आते हैं और तो वो किस ढंग का प्रतिरोध कर रहा है, उसका जो चलैमान, जो मैं बोल रहा हूँ, तो चलैमान आपको वहां लोकेट करना है दलितों का। तो उसको देख के तो फिर, और ये शायद गेल ओम्वेद जो लेखिका है, उन्होंने भी ये बात को उठाया कि अम्बेडकराइट थॉट में जो रेडिकलिज्म जो है वो दलित वर्किंग क्लास से आया है, ना कि गांव में जो रुका हुआ जो दलित है उससे नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास का जो सवाल है, वहां पूंजी के साथ जो संबंध है उसके साथ जुड़ा हुआ है। आदिवासियों में जंगल से रेडिकल आया है और इनमें आपका कहना है कि वर्किंग क्लास से आया। आदिवासी तो पूंजी के साथ वो अलग ढंग से लड़ रहा है ना, पूंजी के बिल्कुल बाहर है वो। पूंजी का जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, उसमें कभी पैर ही नहीं रखता है वो। और वो तो गांव छोड़िए, शहर छोड़िए, वो तो जंगल से निकल नहीं रहा है ना, उसका सीधा विस्थापन होता है। तो सर उसके साथ एक ही होता है, विस्थापन। आखिरी शब्दों में ये है कि मैं फिर कह रहा हूँ, क्या पीड़ित जो लोग हैं, खासकर मैं उत्तर भारत की फिर बात कर रहा हूँ, यहाँ 3 राष्ट्रीयताएं हमें दिख रही है, कश्मीर की है, पंजाब की है और आदिवासी भी इसमें है। क्या भविष्य में कोई गठजोड़ बन सकता है आपके नजरिए से, क्योंकि आप पॉलिटिकल मतलब साइंस नहीं, ये देखिए ये गठजोड़ बड़ा मुश्किल है। जैसे हरियाणा पंजाब का बना किसान आंदोलन के बाद, हरियाणा के किसान और पंजाबी किसान इकट्ठा हो गए, पंजाब में बाढ़ आई तो हरियाणा के लोगों ने बहुत ज्यादा मदद की है। ऐसे कोई, देखिए आदिवासी मतलब विकास के एक अलग स्तर में है। पंजाब, हरियाणा ये विकास के अलग स्थान में है। ये बहुत गुजर गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं। आदिवासी अभी भी एक खुला परिवेश में जी रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं, अभी देखिए इतने बैठे हैं, कितने, कम से कम 100 गाड़ी तो यही होगा, जो पूरा बस्तर में शायद 100 गाड़ी नहीं होगा आदिवासियों के पास। तो ये अलग स्तर में चले गए हैं। तो मुद्दा अलग अलग है। तो इसलिए उसको कैसे ला सकते हैं एक जगह में, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि इस ढंग से सोच सकते हैं हम लोग कि पूंजी तो एक ही है ना। ये पूंजी को अलग अलग ढंग से, अलग अलग दिशा से, अलग अलग क्षेत्र से पूंजी पे ये आक्रमण कर रहे हैं, पूंजी का प्रतिरोध कर रहे हैं। तो उसमें आदिवासी का भी रोल है, जो
जो इधर जो संघर्ष चल रहा है, जैसे किसान आंदोलन का जो कॉर्पोरेटाइजेशन का विरोध था, उनका भी एक रोल। हाँ वो भी एक रोल है। और जैसे मैं जब सिलगुर गया था तो यहाँ पे जो आपका किसान आंदोलन से बहुत लोग वहाँ प्रेरणा लेते थे कि देखो किसान आंदोलन वो कर रहे हैं, हम लोग भी वैसे ही कर रहे हैं, है ना। तो उस ढंग से एक सामंजस्य तो दिख रहा है। उससे आगे कितना हो सकता है वो शायद थोड़ा उसको खुला छोड़ना पड़ेगा अभी। खुला छोड़ना हाँ। पड़ेगा। तो प्रोफेसर सरोज गिरी हमारे साथ थे, खुले मन से भी बातचीत की है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि खुला छोड़ना पड़ेगा, और खुले मन से भी एक बातचीत की है। शाम हो चुकी है और गदरी बाबाओं का मेला भी समापन की तरफ बढ़ रहा है। फिर एक नए मेहमान के साथ, नई स्टोरी के साथ, नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। बिल्कुल।